हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटजी के बारे में। एसएससी एमटीएस के एग्जाम अभी हाल ही में आपके होने वाले हैं, तो उस एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, इसके रिलेटेड काफी सारे डाउट आ रहे थे। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपका जो तरीका है तैयारी करने का वो क्या होना चाहिए, आपका जो डेली शेड्यूल है और जो आपका टोटल टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। देखिए, जो पैटर्न है उसमें थोड़े चेंजेस जरूर आए हैं, तो चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम नई स्ट्रेटजी जो होगी आपकी उस पर बात करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या चेंजेस आए हैं और मैंने एसएससी एमटीएस एग्जाम दिया है या नहीं। तो मैंने भी खुद 2 बार एसएससी एमटीएस एग्जाम दिया है। फर्स्ट टाइम मैंने पहला वाला पेपर क्वालिफाई किया था, सेकंड पेपर था वो भी क्वालिफाई करा था, लेकिन डीवी देने के टाइम पे मेरा नाम नहीं आया था। अभी एमटीएस 2021 हुआ था, उसमें मेरे 92 या 93 अप्रॉक्स नंबर थे, मुझे करेक्टली याद नहीं है। उसमें मैंने जो हवलदार का फिजिकल था वो भी क्वालिफाई किया था, बट जो डीवी था मेरा 21 या 22 फरवरी को मेरा डीवी था, वो मैंने नहीं दिया, वो मैंने छोड़ दिया था। डीवी आप सभी को पता ही होगा आखिरी स्टेप होता है जॉब लेने के लिए, तो डीवी जो वाला जो पार्ट था मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे एमटीएस की जॉब नहीं चाहिए थी। ठीक है, इसलिए मैंने वो डीवी उसका नहीं दिया है। तो मैंने क्वालिफाई करा है, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है एमटीएस के बारे में, तभी मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम होता है जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता है, उसको मैंने कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं करा है, तो उसकी स्ट्रेटजी बताने से मैं परहेज ही करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो एमटीएस के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कौन कौन से जो चेंजेस आए हैं वो क्या आए हैं एमटीएस एग्जाम में। तो पहला तो इन्होंने बोला है कि जो सेक्शन 1 होगा उसमें आपकी सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आएगी, उसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 में आपकी इंग्लिश और रीजनिंग आएगी। सेक्शन 2 में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से आपको जॉब मिलने वाली है। सेक्शन 1 सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, उसका कोई भी प्रभाव आपका फाइनल कट ऑफ पे जॉब मिलने के लिए कोई भी उसका इंपैक्ट नहीं होगा सेक्शन 1 का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आना है। ठीक है, लास्ट टाइम तक आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चारों आते थे, उन टोटल में आप जितना स्कोर करेंगे उस हिसाब से आपको जॉब मिला करती थी। अब ये थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें बोला गया है कि सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आना है उसमें आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से 30% स्कोर करना है, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से तो आपको 25% स्कोर करना है, और अगर आप एससी एसटी से हैं तो सिर्फ आपको 20% स्कोर करना है और आप सेक्शन 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे और सेक्शन 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक जो मेरा मानना है और काफी लोग बोल भी रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने एमटीएस एग्जाम जब फिल करा है तो सिर्फ क्वालिफाई करने से तो नहीं चलेगा सेक्शन 1, तो आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम नंबर सेक्शन 1 में भी ला पाए, क्योंकि हो सकता है कि एसएससी ऐसा करे कि इतने सारे लोग हैं तो कुछ लोगों को छांटने के लिए वो सेक्शन 1 में एक कट ऑफ लगाते हैं कि इस कट ऑफ से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे सेक्शन 2 दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं बोला गया, लेकिन आपको ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है। सेक्शन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो पहले हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी आपको कैसे करनी है, उसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमारा मैथ्स सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट को लेकर काफी सारा डाउट रहता है और काफी सारे लोग परेशान भी रहते हैं। तो बेसिक जो भी चीजें हैं कंप्लीट करनी है, जो भी चैप्टर्स हैं वो आप कंप्लीट करें, एडवांस मैथ्स पे ना जाएं। ठीक है, सिर्फ जो अर्थमेटिक मैथ्स है जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, तो अर्थमेटिक मैथ्स के चैप्टर आप सभी को पता होंगे, आपके पास जो बुक है उसमें भी अर्थमेटिक मैथ्स के चैप्टर लिखे होंगे, उससे वो वाले चैप्टर पहले कंप्लीट करें। जिस टीचर से आप यूट्यूब से करना चाहते हैं उनसे कर ले, आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो उनसे भी आप जो ये चैप्टर्स हैं पहले इनका जो बेसिक है उन्हें समझ ले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से आपको करने हैं चैप्टर्स, यूट्यूब पे कौन फ्री में पढ़ाता है उसके रिलेटेड ये वीडियो मैंने बना रखी है, इसमें अच्छे से बता रखा है कि यूट्यूब पे आप फ्री में कैसे मैथ्स कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो इन टीचर से आप अर्थमेटिक के चैप्टर्स आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए एक बार। उसके बाद मैथ्स में क्या रहता है, जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर करें उन्हें 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज करें, एक एक क्वेश्चन करके अच्छे से लिख कर सॉल्व करें। ठीक है, ताकि आपने टीचर से पढ़ा वो आपको अच्छे समझ में आ जाए और आपके दिमाग में चला जाए कि हाँ, मैथ्स में जब परसेंटेज के इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये करना है, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन है मुझे ये अप्रोच लगानी है, तो वो आपको समझ में आ जाए। ये करना है आपको अर्थमेटिक मैथ्स में। एडवांस मैथ्स का सिर्फ एक चैप्टर आपको करना है, वो करना है आपको मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशन से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो मेंसुरेशन को नहीं छोड़ना है। एडवांस वाली मेंसुरेशन नहीं करनी है, फॉर्मूला बेस्ड मेंसुरेशन आपकी पूछी जाती है, चाहे वो 2D मेंसुरेशन हो या फिर 3D, दोनों टाइप की मेंसुरेशन के जितने फॉर्मूले होते हैं, प्रिज्म, क्यूबॉइड, फ्रस्ट्रम, सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ लें और जितने भी तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चन, ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं मेंसुरेशन के, बेसिक वाले वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये होगा सिलेबस की बात। मैथ्स का सिलेबस कहां से कंप्लीट करना है वो वीडियो में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद मैथ्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके लिए ये बुक आपको दिख रही होगी,
किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है, इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसमें से जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उसको पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। और मैं बोलूंगा अगर आप पे टाइम है तो 2 बार इस बुक को सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि इस बुक के अलावा मुझे नहीं लगता बाहर से कोई क्वेश्चन आता है। इस बुक को आपने कर रखा है तो मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो 17-18 क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाते हैं। ठीक है, जितना ही मेरा एक्सपीरियंस रहा, जितने मैंने एग्जाम क्वालिफाई करे, उसमें मुझे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, क्योंकि एसएससी घुमा फिरा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता रहता है। काफी सारी और भी बुकें आती है प्रीवियस ईयर करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है किरण से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि किरण बुक में जिस हिसाब से समझा रखा है वो बाकी बुकों में नहीं है। ठीक है, जो बेस इस बुक से तैयार हो सकता है वो नहीं हो सकता है मैं ज्यादा तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली इसी बुक से तैयारी करी है तो मुझे काफी अच्छी लगती है। ठीक है, इससे हेल्प भी मिलती है, तो आप इस बुक से सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 बार अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पीछे दे रखा है, तो सॉल्यूशन वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ समझ सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो मैथ्स में सिर्फ इतना ही करना है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है और दोबारा क्या करना है आपको, उसके बाद सिलेबस को रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपनी कमांड बनानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार करते रहेंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स में सिर्फ इतना करना है। इसके बाद आते हैं हम रीजनिंग सब्जेक्ट पे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये बात है कि इसके बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बस उसके बाद अपने हथियार उठाने हैं, बुकें उठानी है और तैयारी में लग जाना है। ठीक है, सेकंड हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग में भी आपको पहला ही काम क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में वही है जो सीजीएल का सिलेबस है रीजनिंग का, वही एमटीएस का भी है। रीजनिंग का सिलेबस किसी भी एसएससी के एग्जाम में चेंज नहीं होता है। रीजनिंग के लिए भी एक ऐसी वीडियो बना रखी है मैंने कि कहां से रीजनिंग आप फ्री में यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, तो आप वहां से कर लीजिएगा, या फिर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, आप उस टीचर से कर सकते हैं रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस करने के बाद उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ है, जैसे आपने एसएससी एमटीएस की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ डाउनलोड कर ली, जिसमें सारे सेट हैं एसएससी एमटीएस के। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन के सेट आते हैं, उनको आपने डेली सॉल्व करा। डेली 2 सेट अगर आप सॉल्व करेंगे एसएससी एमटीएस के, आप टाइमर लगाएं 20 मिनट और 25 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के सॉल्व करें या ट्राई करें रीजनिंग के। ठीक है, इतना इनफ है, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 महीना भी अगर आप 2-2 सेट डेली लगाएंगे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो आपकी रीजनिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। 17-18 उससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे 20 में से। ठीक है, 18-19 कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने 1 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करी तो। इसके अलावा जो लोग पीडीएफ से नहीं करना चाहते, किरण की बुक आती है, ये देखिए एसएससी एमटीएस की, इसमें सारे रीजनिंग के सेट दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के। 2-2 सेट आप डेली लगाएं, और जो बिगिनर है उनके लिए काफी यूजफुल बुक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन पीछे दे रखा है। जब हम पीडीएफ से करते हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से, दूसरों से पूछ लिया, लेकिन बिगिनर नहीं निकाल पाते सॉल्यूशन, तो वो बुक ले सकते हैं। बुक से वो डेली 2 सेट सॉल्व करें, लेकिन टाइमर लगा के सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि कितना भी टाइम दे रहे हैं एक सेट सॉल्व करें, नहीं, टाइमर लगाएं 20 मिनट में कितने क्वेश्चन आपसे हो पाए। स्किप करने का सीखें कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन दोबारा जब आएंगे क्वेश्चन पे तब करना है, तो वो स्किप वाली जो आर्ट है वो भी आप इसी के साथ सीख जाएंगे। ठीक है, डेली टाइमर के साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन कब करने हैं, पहले जब सिलेबस आपने कर लिया है। सिलेबस अगर आपने पहले से कर रखा है, सीधा आप प्रैक्टिस पर आ जाइए। ठीक है, रीजनिंग ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता, 2-3 चैप्टर्स हैं, उनको आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और नोट्स बनाने की रीजनिंग में मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कैलेंडर, क्लॉक और सिलॉग जो चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर थोड़े मुझे लगता है इनके नोट्स बनाने चाहिए हमें, तो उनके नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए बस इतना ही है। बस जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्या है, रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस, ताकि नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चन है, एनालॉजी वाले जो क्वेश्चन है, वो आपके दिमाग में चलते रहे। जब आप डेली 2 सेट लगाएंगे टाइमर के साथ, तभी वो हो पाएगा। तो बुक भी मैंने आपको बता दी, और जो फ्री में पीडीएफ से करना चाहते हैं तो मैंने पीडीएफ भी आपको बता दी। पीडीएफ आरबी रेवोल्यूशन चैनल है, उस पर मिल जाती है। मेरा पीडीएफ का चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर भी आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगी। चाहे सीएचएसएल की पीडीएफ हो, चाहे सीजीएल की पीडीएफ हो, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम लेवल रहता है रीजनिंग का लेवल चेंज नहीं होता है। तो रीजनिंग में सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा भटकने की रीजनिंग में आपको जरूरत नहीं है। तो ये हो गई बात हमारी सेक्शन 1 के बारे में। मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी हमें कहां से करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 2, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं और 25 क्वेश्चन आपके जीके के आने वाले हैं। हमें अपना मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम एफर्ट इस सेक्शन पे लगाना है, क्योंकि इसी में जो हमारे मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से हमारा फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे टाइम टेबल क्या होगा, कितने घंटे क्या पढ़ना है। पहले बात करते हैं इंग्लिश की तैयारी में कैसे करनी है, कहां से पढ़ना है। 3 पार्ट में इंग्लिश को डिवाइड करता हूं मैं। पहला तो हमारा होता है रीडिंग, दूसरा वोकैब और तीसरा ग्रामर। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का। ठीक है, इस साल आपका जो पैसेज है वो भी आने वाला है। यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है कि एक पैसेज आएगा, उससे बेस पे क्वेश्चन भी आएंगे। तो लास्ट टाइम तक पैसेज नहीं आता था, तो आपको पैसेज पढ़ने के लिए रीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप समझ जाते हैं इंग्लिश का मीनिंग, हिंदी में वो क्या बोलना चाहता है, तो आप पैसेज में एक भी क्वेश्चन 100% गलत नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है, और रीडिंग हर पार्ट में इंग्लिश में आपकी मदद करता है।
ठीक है, मुझे लगता है जो मेरी इंग्लिश रही है जितनी वो इंप्रूव हुई है वो सब रीडिंग की वजह से हुई है। तो आपको रीडिंग को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, ये जो मेरी सलाह है वो आप सभी को माननी चाहिए। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं अभी इग्नोर करते हैं रीडिंग को, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि यार रीडिंग करते तो मुझे हेल्प होती। ठीक है, तो रीडिंग जरूर करनी है आपको, डेली आधा घंटा निकाले रीडिंग करें। रीडिंग के लिए बता दूं मैं कि अगर आपकी रीडिंग थोड़ी बेकार है, ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है, तो आप 8th 9th 10th की जो इंग्लिश की बुकें आती हैं उनमें से कोई एक ले लीजिए और उसको पढ़ें। ठीक है, उसमें इंग्लिश का लेवल थोड़ा लो होता है, आपको समझ में आने में आसानी होगी। जब आपकी हैबिट बन जाए, वो समझ में आने लग जाए, तो आप उसका नोवेल्स पे आ सकते हैं। इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़नी है नोवेल, ये नहीं इंग्लिश ऑथर की लिया है, उनकी तो लैंग्वेज ही बहुत ज्यादा टफ होती है। तो रस्किन बॉन्ड है, रविंदर सिंह है, इसके अलावा अमीश त्रिपाठी हैं, इनकी नोवेल्स मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं। ये कुछ नोवेल्स है जो मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें से इनकी मैंने खरीद लिया था, वैसे मैं खरीदता नहीं हूँ नोवेल्स। उसके अलावा नोवेल्स आपको चाहिए, जैसे रस्किन बॉन्ड की कोई नोवेल चाहिए तो रस्किन बॉन्ड नोवेल पीडीएफ आप गूगल पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगी, वो डाउनलोड करके पढ़ें। डेली सुबह आधा घंटा, बस आधे घंटे ज्यादा रीडिंग पे टाइम नहीं देना है। डेली अगर आप पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए इंग्लिश में होने वाला है, और इंग्लिश की वेटेज काफी ज्यादा है, तो इंग्लिश पर आपको ये करना पड़ेगा। सेकंड आपकी इंपॉर्टेंट क्या है इंग्लिश में, वोकैब। वोकैब काफी मदद करता है आपका। ठीक है, आपको पता होगा आधे क्वेश्चन तो वोकैब से आते हैं एसएससी में, तो वोकैब अच्छे से पढ़नी है। वोकैब में आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और ईडियम फ्रेज चारों पढ़ने हैं। पढ़ना क्या है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के बाहर आपको जो वोकैब है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वोकैब के लिए सोर्स क्या है, ये देखिए, ये बुक है इंग्लिश की किरण की, ये मेरी बुक है, थोड़ी हालत खराब है इसकी, काफी टाइम से पढ़ रहा हूं मैं से। तो इस बुक से आप वोकैब करेंगे, चाहे एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, ईडियम है, सभी चीजें आप इस बुक से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बुक मुझे लगता है आपको पढ़ने की जरूरत है इंग्लिश में, क्योंकि सभी चीजें इसमें मिल जाएंगी आपको। पैसेज की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, वो सब इसमें ही है। मैंने भी फाड़ रखी है, आप देख सकते हैं बीच में बुक मैंने आधी गैप करके, कि आधा पार्ट मैंने घर पे रखा था रीडिंग वाला, ताकि क्योंकि पैसेज वगैरह मैं घर पे सॉल्व करता था और बाकी चीजें लाइब्रेरी में पढ़ा करता था। तो ऐसे आप इसके पार्ट्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इस बुक से आपको वोकैब अच्छे से पढ़नी है। वोकैब को याद करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप रट्टे मार लेते हैं, ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, रूट वर्ड से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कोई वर्ड है उसका हमने गूगल पे देख लिया रूट वर्ड क्या होगा। रूट वर्ड के लिए वैसे किताबें भी आती है, जैसे वर्ड पावर मेड इजी आती है, लेकिन अभी उसका टाइम है नहीं हमारे पास। ठीक है, कि उस बुक को पढ़ें, टाइम कम है, तो प्रीवियस ईयर की वोकैब को अच्छे से पढ़ें। याद करने का तरीका है पहला तो रट्टा वाला, वो तरीका मुझे लगता है वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ठीक है, उस वर्ड की यूसेज क्या होती है, कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, वो सब आप गूगल पे देख सकते हैं। वो वर्ड कैसे बना, ठीक है, उसके रूट वर्ड क्या है। जैसे एक वर्ड होता है ना अन, जैसे अनेबल, तो अन का मतलब क्या होता है, जहां पे भी यूएन आ जाएगा वो मतलब नॉट को डिस्क्राइब करता है, और एबल का मतलब आप करना चाहते हैं। तो उसको तोड़ के पढ़ेंगे तो रूट वर्ड वाले तरीके से एक तो याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वो था निमोनिक वाला। जैसे अनेबल वर्ड था, अनेबल और उसके पीछे निमोनिक लिख दिया आपने गूगल पे, निमोनिक मतलब MNEMONIC, ये इसकी स्पेलिंग है, यहाँ पे दिख जाएगी, अनेबल निमोनिक, ये सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट खुलेगी निमोनिक डिक्शनरी, उसको खोलेंगे तो उसमें इसी वर्ड को याद करने की ट्रिक बता रखी होगी, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है। जब उसे पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको वो दिमाग में छप जाएगा, कि जब भी आपका ये वर्ड आएगा तो आपको याद आएगा, हाँ ये तरीके से मैंने इसे याद करा था, उसका मीनिंग आपको तुरंत हिट कर जाएगा। तो ये बहुत हेल्पफुल तरीका होता है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए अनेबल वर्ड बोलते हैं, कोई भी वर्ड हो सकता है, उसका निमोनिक लिख के आप सर्च करेंगे तो आप फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हम उसे याद करें। तो ये दो तीन तरीके हैं, उन तरीकों से आपको जो वोकैब है, एंटोनिम, सिनोनिम है, वो याद कर सकते हैं। वन वर्ड और ईडियम के लिए कोई ट्रिक मुझे लगता है जरूरत होती नहीं है, बस उन्हें समझने का ट्राई करें कि हाँ बोलना क्या चाहता है, क्योंकि कहावतें हैं एक तरीके से, ये उनको याद करने का ट्राई करें। तो वोकैब आपको प्रीवियस से करनी है अच्छे से। ठीक है, एक बार कंप्लीट कर ली इस बुक से आपने वोकैब, तो ये ना सोचे दूसरी बुक पे जाना है, इसी को ही कम से कम 4-5 बार अच्छे से कर लें। ठीक है, अभी भी मैं बार बार इसी बुक को पढ़ते रहता हूँ, लगभग 10 बार तो पढ़ चुका हूँ सारी वोकैब, लेकिन अभी भी जब भी टाइम मिलता है दोबारा उसी को रिपीट करते रहता हूँ। कुछ वर्ड जो मुझे याद नहीं हुए उन पे सर्कल कर रखा है, लास्ट टाइम पे एग्जाम के टाइम पे उनको एक बार पढ़ लेता, ताकि वो अगर आए तो हिट हो जाए। ठीक है, तो वोकैब के लिए ये है। थर्ड आता है आपका ग्रामर। ग्रामर पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, सोचते हैं कि ग्रामर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रामर का इतना ज्यादा रोल हमारे इंग्लिश पे रहता नहीं है। रीडिंग और वोकैब ही मुझे लगता है 90% काम कर देती है। थर्ड नंबर में बिल्कुल बहुत कम वेटेज, 10 से 20% वेटेज हमारा ग्रामर का रहता है। ग्रामर के लिए आप कोर्स कर रहे हैं किसी टीचर का तो जरूर कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन इतना टाइम है नहीं और बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है किसी भी टीचर से इंग्लिश पढ़ने में। ठीक है, मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है, अगर आप पे टाइम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बुक से आप करें। अगर आप पे टाइम कम है, आप जल्दी करना चाहते हैं, और उसी हिसाब का सेम होगा जो आप टीचर से पढ़ रहे हैं, वही सब आपको बुक से मिल जाएगा। तो केडी कैंपस की बुक आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरी बुकें एक्चुअली आधी बुकें घर पे हैं, आधी बुकें लाइब्रेरी में रखी हैं, और मैं लेकर भी नहीं आ पाया, तो ये चक्कर है, बुकें आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। केडी कैंपस की बुक ये है। ठीक है, इस बुक से आप जो ग्रामर है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज आप पढ़ते रहे। ठीक है, वर्ब के जो रूल्स है वो पढ़ा एक दिन। ठीक है,
और वोकैब पढ़ी, फिर उसके बाद रीडिंग कर ली। 3 चीजें आपको डेली करनी है। क्या करना है? रीडिंग करी आधा घंटा, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आपने वोकैब पढ़ी, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आपने ग्रामर को दिया, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया। जो केडी कैंपस की बुक है इसमें आगे आपकी थ्योरी है एक चैप्टर की, उसके पीछे उसी के 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। इतना आप करते रहें, ठीक है। 2 से 3 बार पूरी बुक आपको पढ़ लेनी है ग्रामर के रूल्स की, और ग्रामर के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं और से दूसरी बुक नहीं खरीदनी। ये आपने बुक खरीद रखी थी तो इसी बुक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। ईडियम, वन वर्ड, फिलअप, तीनों पार्टों की आपको 10-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंग्लिश के लिए जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एक ही बुक है किरण की, एसएससी की इंग्लिश की, इस चीज में आपका सब कुछ हो जाएगा, आपको ज्यादा बुकें परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश में। तो इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अच्छे से बताया आपको डीप में। फिर से एक बार मैं जो ओवरव्यू वो दे देता हूँ। सबसे पहले हमें रीडिंग करनी है आधा घंटा, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा अपने टाइम के हिसाब से आपको वोकैब पढ़नी है। वोकैब में चारों सेक्शन डेली पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे टारगेट मेरा क्या था, 20 क्वेश्चन एंटोनिम के याद करूंगा, 20 सिनोनिम के, 20 वन वर्ड और 20 इडियम, डेली ये टारगेट मेरा रहता था। और हफ्ते में संडे को सारे जितनी वोकैब मैंने पूरे हफ्ते में याद करी उसे एक बार रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे करना है वोकैब के बाद ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर में एक चैप्टर मैंने आज पढ़ा, जैसे वर्ब पढ़ लिया, तो कल उसके जो क्वेश्चन केडी कैंपस में दिया उसकी मैं प्रैक्टिस कर लूंगा, ठीक है। जब मैंने एक बार पूरे अच्छे से पढ़ लिए हैं ग्रामर के रूल, तो उसके बाद और उसके क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए, तो उसके बाद मैं उनके जो क्वेश्चन दे रखे हैं केडी कैंपस में वो बार बार प्रैक्टिस थोड़ा करूंगा। जब मैंने उसके रूल एक बार प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन, तो उसके बाद मैं इस बुक से क्वेश्चन के ग्रामर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। और जो थ्योरी है ग्रामर के चैप्टर्स की वो मैं केडी कैंपस से लगातार पढ़ते रहूंगा जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता। क्योंकि रूल्स ये होता है, आज मैंने पढ़े कल भूला, आज पढ़े कल भूला, तो उसको बार बार पढ़ते रहे। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज पढ़ें लेकिन ऐसा पढ़ें कि कभी भूले ना, ठीक है। एक चीज को जब बार बार पढ़ते रहेंगे तभी वो चीज दिमाग में आएगी, दिमाग में रहेगी और एग्जाम टाइम पे आप उसे प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उसका ध्यान रखिएगा। ये है पूरा इंग्लिश के लिए, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जीके के बारे में, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में और आपके नंबर कितने ऊपर रहेंगे कितने नीचे रहेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जीके में देखिए सबसे पहले जो बेसिक बुक जो सब लोग यूज करते हैं, लूसेंट, ठीक है। लूसेंट के अलावा भी एक बुक आती है, उसका नाम आपने सुना होगा, मनोहर पांडे जी की बुक आती है, अरिहंत की बुक होती है, पतली सी बुक होती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बुक भी आती है और ये बुक भी आती है। मैंने पर्सनली ये पढ़ी है, मैंने कभी वो बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन वो बुक का जो रिव्यू है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। लाइब्रेरी में, जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ वहाँ पे भी काफी सारे लोग पढ़ते हैं, तो उस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। सॉरी, तो उस बुक की भी हेल्प आप ले सकते हैं। उस बुक में क्या है, थोड़ा क्रिस्प वे में दे रखा है, सीधा सीधा फैक्ट दे रखा है और पतली बुक है। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने इससे पहले जीके कभी नहीं पढ़ी है और सीधा इतनी मोटी बुक देखेंगे, ठीक है, ज्यादा मोटी बुक नहीं है हालांकि, लेकिन हर पेज पे फैक्ट है, सिर्फ रट्टा वाली बात है, ठीक है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। तो इस बुक से अच्छा आप इस बुक को पढ़ सकते हैं अगर टाइम कम है तो, ठीक है। इस बुक के भी रिव्यू काफी अच्छे हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। उस बुक को आप पढ़ेंगे तो जल्दी आपका कंप्लीट भी होगा और आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। जो टाइम कम है उसमें अगर आप अभी पहले नए खिलाड़ी हैं, आपने लूसेंट उठा ली, तो एक बार भी आप लूसेंट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अभी, बट वो बुक आप 2 से 3 बार अभी कंप्लीट कर लेंगे, मनोहर पांडे जी की बुक। तो वो बुक परचेज कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। अगर आपने पहले से लूसेंट पढ़ रखे तो बहुत अच्छा, लूसेंट को ही बार बार पढ़ते रहे, लूसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूसेंट में से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, जो हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लूसेंट में, वो होता है मिसलेनियस पार्ट, जहाँ पे क्या होता है विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नृत्य कौन कौन से होते हैं, भारत में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो वाले पार्ट पे आपको ज्यादा अपना ध्यान देना है, वो स्ट्रैटेजी के अंदर आता है, ठीक है। और ये तो होगा बेसिक जीके। बेसिक जीके में क्या आया था आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक जीके की बात। जो स्टैटिक जीके है, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया स्टैटिक जीके काफी ज्यादा, तो उसको कैसे तैयार करना है। स्टैटिक जीके में आपका क्या क्या आता है, जो नृत्य है वो कहाँ पे कौन सा मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा बजाया जाता है, कौन से जो डांसर है वो किस डांस से रिलेटेड है, ये सब क्वेश्चन, और कौन सा टेम्पल कहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एसएससी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो बेसिक चीज है वो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, पीछे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना होता है, थोड़ा डीप में पढ़ना होता है, क्योंकि एसएससी आजकल बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या प्रेफर करना है, उसके लिए एक पीडीएफ है सक्सेस बुक नाम से, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ वाले ग्रुप में डाल रखा है, और पीडीएफ वाले ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और उस पीडीएफ से टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके आप कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, जैसे मान लीजिए डांस वाला टॉपिक है, उसके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे वहां पे दिए हुए हैं। काफी ज्यादा हेल्पफुल बुक है, मैंने उसका पीडीएफ का
प्रिंट आउट निकलवा रखा था, उससे पढ़ता भी था भी सीजीएल के टाइम पे, सीएसएल के टाइम पे। काफी ज्यादा हेल्पफुल है वो बुक, आप उसे फॉलो कर सकते हो। काफी लोगों ने उसके पॉजिटिव रिव्यू भी दिए, तो वो आपकी हेल्पफुल करेगा। और एक आप चीज आप समझ सकते हैं, जीके का कोई अंत नहीं है, कितना भी पढ़ लो सब व्यर्थ भी हो सकता है और बहुत कुछ आपके काम भी आ सकता है। तो ना पढ़ने से अच्छा ये होता है कि हम कुछ पढ़ के जाएं, ठीक है, और कुछ ना कुछ करके जाए। सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, ये आपको हवाबाजी में नहीं बोलूंगा कि भाई ये पढ़ लोगे तो पूरे नंबर आएंगे, तो ऐसा जीके के केस में तो ऐसा नहीं होता है। मैथ्स के केस में, इंग्लिश के केस में, रीजनिंग केस में ऐसा होता है। जो मैंने आपको बताया, आप पढ़ के जाएंगे तो आपके आएंगे 20 में से 18-19 को सही होंगे तो होंगे। जीके में ऐसा हो हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जीके में जो मैंने करा, जो काफी हेल्पफुल होता है, जो मैक्सिमम कैंडिडेट करते हैं, जो हेल्पफुल रहता है, वो आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपको करना है स्ट्रेटेजी के लिए। इसके अलावा थर्ड जीके में आता है आपका करंट अफेयर वाला पार्ट। 3 पार्ट मैंने आपको बता दी, बेसिक जीके, एक स्टैटिक जीके और तीसरा करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको लास्ट 6 महीने करके जाने। वैसे तो करंट अफेयर आजकल 1 साल पुराने 1969 में पद्मश्री इसको मिला था, वो कहां से रिलेटेड थे ऐसे ही पूछ रहा है, तो वो चीज हम नहीं कर सकते, वो सब लोग नहीं करके आएंगे। लास्ट 6 महीने के तो आपको अच्छे से करंट अफेयर करनी है, और उसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आप करें तो काफी सही रहेगा। पहले बता देता हूँ करंट अफेयर कहां से करने हैं। तो डीसीए नाम से एक चैनल है, राहुल मिश्रा सर पढ़ाते हैं, यहाँ पे चैनल दिख रहा होगा आपको। इस चैनल पे जाके आप 6 महीने के लास्ट करंट अफेयर कर सकते हैं, काफी सही रहता है और याद करने में इजी रहता है इनके करंट अफेयर। तो इनके करंट अफेयर आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा हर महीने के, तो आपको एकदम ध्यान में रहेंगे, वीडियो के थ्रू आप याद कर लेंगे। करंट अफेयर करें आपने 6 महीने के लास्ट, उसके बाद आपने टॉपिक वाइज थोड़े करंट अफेयर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं, या फिर किसी दोस्त वगैरह से, या फिर यूट्यूब पे ही आप जो टॉपिक वाइज जीके आप पढ़ सकते हैं। जैसे कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ हुए, ठीक है, जो नियुक्तियां हुई, ठीक है, कौन से व्यक्ति कहाँ पे चुने गए हैं, अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, क्योंकि जो नियुक्तियों वाले क्वेश्चन होते हैं, अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो एसएससी बहुत पूछता है करंट अफेयर वाले पार्ट से, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अवार्ड किसे मिला, ठीक है, वो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो सब मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूंगा कि स्ट्रैटेजी के कौन कौन से टॉपिक आपको करंट अफेयर में करने हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वो सब आपको बताते रहूंगा। पहले मैंने जो आपको बताया बेसिक जीके कंप्लीट करनी है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन पर आपको कमांड करनी है। उनकी जो लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा 2-3 दिन में, उनको आप पहले पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको स्टैटिक जीके कहां से करने हैं मैंने आपको बता दिया है। करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर करें, और कुछ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं टॉपिक वाइज, वो मैं आपको बता भी दिए थोड़े बहुत 3-4 नाम, और जो होंगे एक्स्ट्रा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताता रहूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जीके में इतना इनफ है, इसी को आप मल्टीपल रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। और कुछ जो एडवांस कैंडिडेट होते हैं, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने जीके में ये सब चीजें अच्छे से पढ़ ली हैं, ठीक है, उन्होंने लूसेंट को अच्छे से पढ़ लिया है, उन्हें रिवीजन करनी है उसकी, वो एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, ये सभी के लिए नहीं है, वो एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट्स हैं जो पहले पढ़ चुके हैं जीके को अच्छे से, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके के लगा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। जिन्होंने लूसेंट अच्छे से नहीं पढ़ी है, वो पहले लूसेंट को ही पढ़े, 2 से 3 बार अच्छे से लूसेंट को पढ़े, उसके जो फैक्ट्स हैं उन्हें याद करने की कोशिश करें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। जो पहले से लूसेंट पढ़ चुके हैं उनके लिए है, ठीक है। मैंने भी अभी 6-7 महीने पहले खरीदी थी, काफी हेल्पफुल रही, ठीक है। इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए। ऐसे जो टॉपिक आपको वीक लगते हैं जीके में, तो अगर आपके टाइम है तो इस बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की यही बुक है, ठीक है। बाकी और भी पब्लिशर्स की बुक आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे किरण पे थोड़ा ज्यादा विश्वास है, और हेल्पफुल मेरे लिए रही, मेरी जो भी प्रिपरेशन की जर्नी रही है, जितने मैंने एग्जाम वगैरह दिए, उसमें मुझे थ्रू आउट किरण की बुक्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हैं। तो इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ लोगों को भी। और जो लाइब्रेरी में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं, मतलब जो भी लड़के वगैरह आते हैं, दोस्त वगैरह आते हैं, उन सबको मैं यही प्रेफर करता हूँ कि भाई इसकी बुक में ये है ना कि नीचे से लेकर आपको ऊपर तक के क्वेश्चन मिलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सारे मुश्किल क्वेश्चन है या फिर सारे आसान, जो आसान क्वेश्चन है वो भी आपको दिए हुए हैं, जो मुश्किल है वो भी दिए हुए हैं। तो एक जो बेस आपका तैयार होता है वो अच्छा तैयार होता है। तो ये था, इससे आप कर सकते हैं। तो सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, थोड़ा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 था आपका मैथ्स और रीजनिंग, 20-20 क्वेश्चन आने हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और सेक्शन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग के अटेम्प्ट करने सेक्शन 1 के, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, बी या सी, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे। ए डी को छोड़ दिए, बी और सी में ज्यादा प्रायोरिटी रहती है, सही होगा, तो उन्हें आप टिक करके आएंगे, ठीक है। वैसे आपको 30% यूआर, ओबीसी डब्ल्यूएस को 25% और एससी एसटी को सिर्फ 20% स्कोर करना है, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा कट ऑफ भी लग जाए, तो आपको उसमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैथ्स को डेली आपको जो वेटेज चल रहे हिसाब से 2 घंटा इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। 2 घंटे आपको मैथ्स को डेली देने हैं। इसमें आप अगर आप बेसिक पे हैं तो आप सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करने पे फोकस करें और उसका रिवीजन करें, ठीक है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो 2 घंटा आप प्रैक्टिस में लगाएं, चैप्टर वाइज डेली, जो किरण की बुक थी उससे
प्रैक्टिस करें डेली, कोशिश करें 50 से 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लें। तो मैथ्स में यही है, 2 घंटा आपको देना है और क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपका रीजनिंग में आप 1 से 1.5 घंटा मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा टाइम ना दे। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 घंटा 2-3 वीडियो देख लेंगे, 1 घंटे में आप थोड़ा बढ़ा के, ठीक है। सारी बातें नहीं सुननी होती टीचर्स की, वो कुछ ही बोल रहे हैं आप सुने जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, नहीं, बढ़ाते रहें। जब वो पढ़ा रहे हैं तब समझे, क्योंकि यूट्यूब पे होता है फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं टीचर्स काफी सारे, तो उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि हमें जो काम के लिए है वो काम करना है। आगे बढ़ा के जल्दी जल्दी वीडियो करी, जो समझना है वो समझा। उसके बाद प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई थी, 2 प्रैक्टिस सेट करने हैं डेली, वो आप कब करेंगे, जब आप मान लीजिए आपका सिलेबस चल रहा है तो आप एक सेट डेली लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग आसान चीज होती है, ऐसा नहीं होता सब चीज़ हमें पढ़नी है। तब एक सेट लगा सकते हैं, 1.5 घंटा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का। 1 घंटा आपने पढ़ लिया टीचर से, 1 घंटे में आपने जो एक सेट है वो सॉल्व कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, क्या गलतियां हो रही हैं, क्या मेरा वीक पॉइंट है। जब आपने अच्छे से कर लिया तो उसके बाद आपको 1 ही घंटा पूरा लगेगा रीजनिंग की प्रैक्टिस में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आपको डेली 2 सेट सॉल्व करने हैं। तो रीजनिंग का टाइम जैसे जैसे रीजनिंग पढ़ते रहेंगे कम होता रहेगा। शुरुआत में आपको 1.5 घंटा देना है, क्योंकि आप तैयारी भी कर रहे हैं, सिलेबस भी पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बाद में आपकी सिलेबस हो चुका, ठीक है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 ही घंटे में आपका रीजनिंग हो जाएगा। उसके अलावा बाद जो मेन आपको टाइम देना है वो देना है इंग्लिश और जीके को। इंग्लिश सर मैंने आपको बता भी दिया, आपको डेली 2.5 से 3 घंटे इंग्लिश में लगने वाले हैं। आधा घंटा रीडिंग का, 1 से 1.5 घंटा आपका वोकैब का, और वही 1 से 1.5 घंटा आपका ग्रामर वाले पार्ट का। तो ये आपको करना है। क्या क्या टारगेट है, टारगेट बेस्ड स्टडी में ज्यादा फोकस करता हूँ, घंटों के हिसाब से मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया जो पढ़ना है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है मुझे नहीं पता, आपको कितना टाइम लग रहा है वो आपको देखना है। कम टाइम लग रहा है बहुत अच्छा, ज्यादा लग रहा है तो लगाओ। जब तक शेड्यूल कंप्लीट नहीं होता, जब तक आपका डेली का जो आपका एम है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक मुझे लगता है सोना नहीं चाहिए। आपने सोचा है आज ये पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि टाइम कितने, 1 घंटा हो गया, क्या मैथ हो गई मेरी, खत्म करते हैं। 50 क्वेश्चन सोच के बैठा हूँ जब मैं मैथ से लगाने हैं, तो फिर 1 घंटा लग रहा है 2 घंटे लग रहे हैं, उसको देखना नहीं है, पहले उन्हें करना है फिर उठना है, ठीक है। तो ये टारगेट बेस्ड स्टडी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट आता है लास्ट में जीके पे आपको डेली 2.5-3 घंटे लगाने हैं भाई, क्योंकि जीके यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी। इंग्लिश मैथ रीजनिंग लोग कर लेते हैं, जीके में जो लीड बना जाएगा वही जॉब ले जाएगा। एमटीएस में आपको वैसे ही पता है सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है, चाहे वो सीजीएल में भी इतना कंपटीशन नहीं जितना एमटीएस में कंपटीशन है। तो ये ध्यान रखिएगा, जीके अच्छे से पढ़नी है। जीके में आप बना लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ूंगा तो साथ में स्ट्रेटेजी का एक टॉपिक करूंगा, 1 घंटा 2 घंटा ही हो गया, और आधा घंटा आप किसमें लगा देंगे, अपने करंट अफेयर में लगा देंगे। 2.5 घंटा 3 घंटा आपको डेली जीके को देना। जीके में बता दिया 1 घंटा आप जो कॉमन वाली जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें से कोई एक टॉपिक पढ़ा 1 घंटा। 1 घंटा आपने स्टैटिक जीके कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे डांस पढ़ लिया आज, या किस दिन टेम्पल्स कहाँ पे कौन से है वो पढ़ लिए, तो 1 घंटा स्टैटिक जीके का चला गया, और आधा घंटा पौन घंटा आपने दे दिया किसको, अपने करंट अफेयर वाले पार्ट को। तो ये पूरी आपका टाइम टेबल होना चाहिए डेली का, और टारगेट बेस्ड स्टडी करें, घंटों पे ज्यादा फोकस ना करें। तो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। एक बार जब 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप मॉक टेस्ट पर आ जाएंगे। जैसे 10 चैप्टर हैं आपके मैथ्स के, उसमें से 7-8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने, तो आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। समझ गए ना, 70-80% सिलेबस का मतलब 10 चैप्टर में से 7-8 कर लिए, 15 है तो उसका 70% निकाल लेंगे आप, कितना हो गया, 8 चैप्टर हो गए। तो 8 चैप्टर जैसे कंप्लीट हुए उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे। तो 70-80% सिलेबस के बाद आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। डेली एक मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने क्या करा है, मॉक टेस्ट कौन सा देना है, पहले इंग्लिश और जीके वाला जो मॉक टेस्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन वगैरह की, तो हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। या फिर ये कर सकते हैं अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दिया, एक दिन हमने इंग्लिश और जीके वाला मॉक टेस्ट दे दिया, एक दिन हमने मैथ्स और रीजनिंग वाला मॉक टेस्ट दे दिया, ऐसे अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट आप देते रहे। मॉक टेस्ट के लिए वेबसाइट आपको पता है, टेक्स्ट बुक काफी ज्यादा यूजफुल है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ वही, ठीक है। तो आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई बना रहा हो एमटीएस के सेट तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक पे ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप मॉक टेस्ट अपने दे सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे मैंने कवर अप कर लिए हैं। तो काफी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है। अभी रिसेंटली एग्जाम चल रहे थे मेरे, तो उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही चैनल पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट देने की, तो एक ही आपसे वो है रिक्वेस्ट, 50,000 सब्सक्राइब करवाने हैं, ठीक है। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके यार दोस्त हैं, आपके घर में जितने मोबाइल फोन है सबसे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए ऐसी आती रहेंगी चैनल पे, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दे चैनल को। और भाई 50,000 करवाने इस महीने के एंड तक, तो शेयर कर दो अच्छे से। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।